आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं हमारे भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें प्रभु श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु के बारे में इतिहास बताया गया है, जो कि हमारे हिंदू धर्म की एक सांस्कृतिक निशानी है। तो इस फिल्म में हम देखेंगे कि कुछ सामाजिक दिक्कतों से लड़ते हुए एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रभु श्री राम जी द्वारा बनाए हुए राम सेतु के सबूत हासिल कर उसे हकीकत में साबित कर पाता भी है या नहीं। तो चलिए इन सवालों से घिरे हुए एडवेंचर से भरी हुई मूवी को सिनेमैटिक अंदाज में स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम साल 2007 का वक्त देखते हैं, जो कि अफगानिस्तान का होता है। अफगानिस्तान यानी तालिबानियों का देश। इस वक्त के दौरान तालिबानियों द्वारा वहां पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तालिबानी तहस नहस कर देते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के कुछ बचे हुए अवशेषों का अभ्यास एवं खोज करने के लिए दुनिया से कहीं बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं, जहां इंडिया से आए हुए डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वहां मौजूद होते हैं, जिनका किरदार बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने किया है। और साथ में अफगानिस्तान के रिसर्चर और अन्य देशों के भी आर्कियोलॉजिस्ट आए हुए हैं। ये सारे लोग मिलकर बुद्ध जी की खोई हुई प्रतिमा के अवशेषों की खोज कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ को वहाँ पर खुदाई करते वक्त एक संदूक मिलता है, जिसके अंदर काफी सारे ज्वेलरी और हीरे जवाहरात भरे होते हैं। तभी यह बात जैसे ही तालिबान को पता चलती है तो वो तुरंत अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर आर्यन बॉक्स को छोड़ता नहीं है। आर्यन बड़ी मैसेज पैक के साथ अपने पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ इस बॉक्स को लेकर भागने लगता है। ऐसे करते करते यह लोग गलती से मिट्टी के एक ऐसे सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ पर अंदर बुद्ध जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति होती है, जो कि सोए हुए होते हैं। आगे मीडिया में सारे न्यूज को काफी अच्छा कवरेज मिलता है और डॉक्टर आर्यन काफी फेमस हो जाता है। तब एक मीडिया का आदमी उससे क्वेश्चन पूछता है, जो कि धर्म से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर आर्यन एक नास्तिक है, तो वह यहाँ पर कहता है कि वह धर्म जैसी किसी भी चीज को नहीं मानता, और वह इस चीज को तो बिल्कुल भी नहीं मानता जिसका उसके पास कोई भी प्रूफ ना हो। ये सारी बातें न्यूज में छप जाती हैं और डॉक्टर आर्यन वापस दिल्ली आ जाते हैं, जहाँ पर वह दिल्ली में अपने वाइफ गायत्री और उसका बेटा कबीर के साथ रहता है। अब एक सीन में हम तमिलनाडु को देखते हैं, जहाँ पर राम सेतु होता है और गवर्नमेंट राम सेतु को तोड़ना चाहती है ताकि वो वहाँ पर अपने वाटर बिजनेस को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्ते को बड़ा कर सके। और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर इंद्रकांत, जिसका कहना होता है कि राम सेतु नेचर मेड है। वह अपने प्रॉफिट के लिए राम सेतु को तोड़ना चाहता है, पर नॉर्मल पब्लिक इस सब से खिलाफ होती है, क्योंकि उनके लिए राम सेतु उनकी आस्था से जुड़ा होता है। तभी गवर्नमेंट यह तय करती है कि वह प्रूफ करे कि राम सेतु नेचुरली बना हुआ है, और उसके लिए डॉक्टर आर्यन को चूज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आर्यन एक नास्तिक थे। और एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। इस रिपोर्ट में ऐसा दिया होता है कि जो भी रामायण या रामचरितमानस है यह इतिहास नहीं है। यह बात सुनकर बहुत सारी पब्लिक नाराज हो जाती है और गवर्नमेंट इन सब से पीछे छुड़ाने के लिए सारा इल्जाम डॉक्टर आर्यन पर डाल देती है और उसे कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देती है। पर इसके बाद वह इन्वेस्टर डॉक्टर आर्यन को बुलाता है और एक बड़ा प्रोजेक्ट देता है और उसे कहता है कि वह उसे सारी फैसिलिटीज देगा जिससे वह राम सेतु पर रिसर्च कर सके, ताकि वह प्रूव कर दे कि राम सेतु नेचुरली बना हुआ है। डॉक्टर आर्यन पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब वह देखता है कि लोगों के दिलों में उसके लिए काफी नफरत है, क्योंकि लोगों ने उसका मुंह तक काला कर दिया होता है, तो इसलिए वह मान जाता है। अब यहाँ स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है रामेश्वरम पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जहाज पर बहुत सारे आधुनिक उपकरण दिए जाते हैं और एक बहुत बड़ी टीम दी जाती है। इस टीम में बाली और दो लोग होते हैं, गैब्रिएली और सेंड्रा। ये शिप इंडियन ओशन में होता है और इसके मैनेजर का नाम होता है प्रवीण। यहाँ पर उनकी टीम ने पहले से ही सोनार सिस्टम की मदद से एक 3D डिजाइन तैयार किया होता है कि पानी के अंदर दबा हुआ राम सेतु कैसा दिखता होगा, क्योंकि राम सेतु हजारों साल पुराना है, इसलिए राम सेतु पानी के काफी अंदर जा चुका होता है, यानी कि पानी का लेवल बढ़ चुका है। आर्यन उन्हें यह बताते हैं कि राम सेतु वाल्मीकि जी की रामायण में 4000 साल पुराना है। अगर वो सिद्ध कर सके कि राम सेतु 4000 साल से भी पहले बना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उसे राम जी ने नहीं बनाया है, और यही उनका प्लान होता है। और इसे प्रूफ करने के लिए उन्हें कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्हें चाहिए कि राम सेतु का कोई हिस्सा उनके पास में हो। तो अब यहाँ पर आर्यन पानी के अंदर जाता है और एक स्पेशल सूट पहनकर राम सेतु का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वापस आता है। इस टुकड़े की कार्बन डेटिंग की जाती है, तब ये पता चलता है कि ये 26,000 साल पुराना है। लेकिन अब आर्यन ये कहता है कि इतना छोटा सा टुकड़ा काफी नहीं होगा, उन्हें एक प्रॉपर पत्थर लाना होगा, वह पत्थर जिसे कि जोड़कर राम सेतु बनाया गया है। तो अब आर्यन दोबारा से अपनी टीम के साथ पानी के अंदर जाता है और उसे एक पत्थर दिख भी जाता है, लेकिन यह पत्थर श्रीलंकन बॉर्डर के अंदर आ जाता है, तो वह यहाँ पर जा नहीं सकता। ये सारी बातें उसे प्रवीण बताता है, लेकिन वह प्रवीण की नहीं सुनता और वहाँ पर जाने लगता है। प्रवीण मशीन को बंद कर देता है, लेकिन इसके बाद भी सूट को उतार कर डॉक्टर आर्यन ऐसे ही चला जाता है और पत्थर को लेकर वापस आ जाता है। अब उनकी टीम
टीम उस पत्थर पर स्टडी करने लग जाती है और उन्हें यह पता चलता है कि यह पत्थर 4000 साल पुराना है, यानी कि पत्थर भगवान राम के जमाने का है, जिससे कि यह प्रूफ हो रहा था कि राम जी की पूरी कहानी सच है और राम सेतु उन्होंने ही बनवाया था। पर क्योंकि वह इन्वेस्टर ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो इस रिपोर्ट को दबाना चाहता था। लेकिन फिर भी वह आर्यन को ऐसे बोलता है कि उसके ऊपर और काम करो और पीछे से वह आर्यन को मारने का प्लान बनाता है। अब आर्यन थोड़ी सी और रिसर्च करने के लिए फिर से पानी के अंदर जाना चाहता है, जिसके लिए सबमरीन में उसके साथ होते हैं गैब्रियल और सेंड्रा, और यह तीनों वहाँ पर पानी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सबमरीन पहले से ही खराब करके रखी हुई होती है। गैब्रियल को यहाँ पर परवीन के ऊपर शक होता है, इसलिए वह पत्थर को अपने बैग में रखकर लाई होती है। पानी के अंदर जाते ही मशीन खराब हो जाती है और प्रवीण को लगता है कि इन लोगों की मौत हो गई है, लेकिन यह तीनों बड़ी मुश्किल से पानी के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर दूर से एक बोट आ रही होती है और उस बोट से ही उन्हें मदद मिलती है और वो लोग उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और एपी उन तीनों को बचा करके श्रीलंका के एक आइलैंड में ले जाता है। इस आइलैंड पर उसका काम होता है मछली पकड़ना और मजे से अपनी जिंदगी जीना। जब एपी को पता चलता है कि ये तीनों राम सेतु पर अपनी रिसर्च करने आए हैं तो पहले तो वह मना करता है, लेकिन बाद में वह यह कहता है कि वह उनका साथ दे देगा, लेकिन उसके बदले में वह उनसे पैसे लेगा। और साथ ही एपी उनसे कहता है कि वह जो भी काम उनके लिए करेगा उन सब का हिसाब वह अपनी डायरी में लिख कर रखेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट के आखिर में उसे सारे पैसे देने होंगे। आर्यन उसकी सारी शर्तें मान जाता है और अगले दिन दोबारा से राम सेतु के पास जाने वाले होते हैं। तभी दूसरी तरफ से प्रवीण दो बोट से उनका पीछा करता है। तभी एपी अपने बोट को वापस भगा कर ले जाता है और वह लोग आइलैंड के अंदर जाकर भागने लगते हैं। प्रवीण यहाँ पर आइलैंड पर भी उनका पीछा करता है। तभी श्रीलंका की आर्मी वहाँ आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और यहाँ पर प्रवीण गोली चलाता है और वह गोली गैब्रियल को लग जाती है और गैब्रियल हेलीकॉप्टर से गिर के मर जाती है। इस वजह से थोड़ी देर के लिए आर्यन भी डर जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन कॉल करके अपनी बीवी से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि दिल्ली में तो यह बताया गया है कि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और उन्होंने यह प्रूफ किया है कि राम सेतु 26,000 साल पुराना है और इसी के बेस पर सिर्फ एक हेयरिंग यानी मौका और बचा है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन आर्यन इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता है, जिसे वह अपने रिसर्च को खत्म करके ही कर सकता है, जहाँ पर वह अपने वाइफ से यह भी कहता है कि गलती से उनसे वह पत्थर खो चुका है, जिससे प्रूफ हो जाए कि राम सेतु भगवान राम के जमाने का है। लेकिन अब यहाँ पर वे रावण के एक मंदिर को देखते हैं और वह सोचते हैं कि रामायण रावण के बिना तो अधूरी है और अगर वह साबित कर दें कि रावण सच में था तो दुनिया में रावण का भी अस्तित्व था, तो यह भी प्रूफ हो जाएगा कि राम भी थे और साथ ही में सिद्ध हो जाएगा कि राम सेतु भी उन्होंने ही बनवाया है। तब वह आज के श्रीलंका में पुराने रावण की लंका ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें एपी उनकी मदद करेगा और साथ ही सेंड्रा भी उसके साथ होती है और यह सब करने के लिए उसके पास सिर्फ 2 दिन है, क्योंकि 2 दिन के बाद कोर्ट की आखिरी तारीख और अगर हियरिंग में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ तो राम सेतु तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर पेपर में यह प्रिंट हो जाता है कि सेंड्रा और डॉक्टर आर्यन दोनों वांटेड हैं और इसलिए कुछ लोग उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिनसे बचकर वो जैसे तैसे निकल जाते हैं। एपी की मदद से उन्हें बूढ़े आदमी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो कि रावण से रिलेटेड हैं, जिसमें रावण के लंका का नक्शा होता है, जिसमें कुछ आकृति या निशानों की मदद से वह लंका तक पहुंच जाते हैं। उसी नक्शे में अशोक वाटिका, मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब और रावण फॉल के निशान बने हुए होते हैं और वह लोग उसी के सहारे अशोक वाटिका तक जा रहे होते हैं। तभी आर्यन बीच में यह सोचता है कि उन्हें पहले रावण फॉल को जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मगरमच्छ की भी फोटो बनी हुई है और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर मगरमच्छ तो मिल ही जाएगा। तो वह लोग रावण फॉल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बोट में बैठे बैठे मगरमच्छ भी दिख जाता है। मगरमच्छ का पीछा करते करते वह लोग एक ऐसी चट्टान की तरफ पहुँच जाते हैं जिसकी पानी से ऊंचाई बिल्कुल मगरमच्छ की तरह लगती है, जहाँ पर मगरमच्छ का पीछा करते करते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अब इस रास्ते से आगे जाते हुए उन्हें 3 और गुफा दिखती है। अब उन्हें किस गुफा में आगे जाना है यह डिसाइड करने के लिए आर्यन ऊपर छत पर काफी चीजें लिखी होती हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। तभी उसे यह पता चलता है कि किस गुफा की तरफ जाना है। फिर इस गुफा से निकल करके वे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक त्रिकोणाकार दिखता है और वही रावण की लंका है और इस पहाड़ी का नाम है त्रिकूट पर्वत। इस पहाड़ी पर जाने के बाद उन्हें संजीवनी बूटी के भी पौधे मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि संजीवनी बूटी असली है, जिससे यह भी साबित हो जाता है कि रामायण की पूरी कहानी भी असली है। तभी वहाँ पर प्रवीण आ जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर से आया होता है, जिसके साथ आर्यन की वाइफ होती है, क्योंकि प्रवीण के पास उसी नक्शे का डुप्लीकेट होता है। तो उसे पता चल जाता है कि लंका कहाँ है और आर्यन की खोज यहीं पर रुक जाती है और यहाँ ना चाहते हुए भी उन सबको उसी हेलीकॉप्टर में बैठ जाना पड़ता है। अब यहाँ प्रवीण डॉक्टर आर्यन से वो पत्थर मांगता है जो कि पानी के ऊपर तैरता है। अब आर्यन के पास वह पत्थर नहीं होता है, इसलिए वह मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर प्रवीण एपी को धक्का दे देता है और एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। एपी के पास एक बैग होता है और वह बैग हेलीकॉप्टर में रह जाता है, जिसके बाद आर्यन को गुस्सा आ जाता है, जिससे प्रवीण के और आर्यन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जहाँ पर आर्यन, उसकी वाइफ और सेंड्रा तो बच जाते हैं, लेकिन सारे प्रूफ और प्रवीण अभी भी हेलीकॉप्टर के अंदर है। तब आर्यन प्रूफ्स लेने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है और
प्रवीण को भी बचा के ले आता है। सफर में उसके पास एपी का बैग भी होता है और रावण का नक्शा भी होता है और आगे प्रवीण उनकी हेल्प करता है, जिससे एक दिन के अंदर वो वापस कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज कोर्ट की हियरिंग होने वाली होती है। वहाँ पर आकर आर्यन सारे प्रूफ दिखाता है और अभी सामने पानी में तैरता हुआ पत्थर देखकर सबको समझ में आ जाता है कि राम सेतु भगवान राम के जमाने का है। तभी कोर्ट में जज आर्यन के सबूतों को देखकर जनता के पक्ष में विजय घोषित करता है। आखिर में लोगों की श्रद्धा और भारतीय संस्कृति की जीत हो जाती है और फाइनली राम सेतु सारे सबूतों के साथ प्रूफ होने के बाद राम सेतु पर लगे सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाते हैं और आर्यन की खोई हुई इज्जत भी उसे वापस मिल जाती है और वह एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट बनकर पूरी दुनिया में छा जाता है। तभी हमें आर्यन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह एपी को याद कर रहा होता है। तभी उसे अचानक एपी की डायरी नजर आती है, जिसमें वह अक्सर अपना हिसाब लिख कर रखता था, पर डायरी खोलने के बाद वह हिसाब की जगह पूरी डायरी के पन्नों पर जय श्री राम लिखा होता है। और अभी आर्यन को यह भी समझ आ जाता है कि एपी का मतलब अंजनी पुत्र भी हो सकता है। इस वक्त आर्यन बड़ा शौक हो जाता है कि जो एपी उनकी मदद कर रहा था वह दूसरा कोई और नहीं बल्कि श्री राम का भक्त हनुमान जी थे, जिन्होंने राम सेतु को प्रूफ करने के लिए हमारी शुरू से लेकर आखिर तक मदद की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये एडवेंचर से भरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।